गुड मॉर्निंग फाइटर्स। जैसा कि पटवारी से लेके बहुत सारे एग्जामों में साइंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं और साइंस भी है जो कि बहुत सारे पोर्शन में डिवाइड है। जैसे बोल सकते हैं अपन क्या, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। इसके अलावा भी डेली साइंस वगैरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसी सीरीज में अपन आगे आने वाली सीरीजों में अपन बायोलॉजी को कवर करेंगे। तो बायोलॉजी को अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो बायोलॉजी होता है, जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? अपने ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक में वो बायोस प्लस लोगोस से बना हुआ है। इसमें जो बायोस रहता है वो जीव या फिर जीवन को इंडिकेट करता है, जबकि जो लोगोस होता है वो अध्ययन को इंडिकेट करता है। इस प्रकार अपन बायोलॉजी को पूरा बोल सकते हैं कि जो बायोलॉजी होती है वो जीव या जीवन का अध्ययन से संबंधित होता है। वहीं अगर बात करते हैं जो बायोलॉजी जो शब्द है, इस शब्द को सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविस द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1801 ईस्वी को दिया गया था। इसके बाद अपन आगे देखते हैं कि जो बायोलॉजी है उसके जन्मदाता कौन है? अपने अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। परंतु कहीं कहीं हिप्पोक्रेटस नाम भी आता है। क्यों? क्योंकि अरस्तु से पहले हिप्पोक्रेटस ने बायोलॉजी के बारे में बताया था, परंतु उसके साक्ष्य नहीं है। इसी कारण इसको बोला जाता है, अरस्तु को बायोलॉजी का जन्मदाता बोला जाता है। परंतु वहीं अगर भारत में बात करें तो भारत में जो बायोलॉजी के जन्मदाता वो कौन है? एसआर कश्यप है। कौन है? एसआर कश्यप है। तो सबसे पहले देखिए अपन बायोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? अपने ग्रीक भाषा का शब्द है। कितने शब्द इससे मिला है? 2 शब्दों से। पहला बायोस और दूसरा क्या है? लोगोस। बायो की मीनिंग क्या होगी? अपनी जीव या फिर जीवन। और लोगोस की मीनिंग क्या होगी? अपना अध्ययन। तो इस प्रकार बायोलॉजी की मीनिंग क्या होगी? अपनी जीवन या फिर जीव का अध्ययन। वहीं जो बायोलॉजी शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? अपना लेमार्क और ट्रेविस के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1801 ईस्वी को दिया गया था। इसमें देखिए और जन्मदाता कौन था? अपना अरस्तु। वहीं भारत में बात करें तो कौन है? अपना एसआर कश्यप। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो जो बायोलॉजी होती है उसकी कितनी शाखा है? 2 शाखा है। पहली ब्रांच का नाम क्या? अपना जंतु विज्ञान। क्या नाम है इसका? जंतु विज्ञान। तो जो जंतु विज्ञान है उसके जनक किसको माना जाता है? अपने अरस्तु को माना जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिनका नाम वो जंतु इतिहास। क्या नाम है इनका? जंतु इतिहास। कब लिखी इन्होंने? 340 ईसा पूर्व में लिखी थी। इसके बाद अगर बात करें अपन एक और शाखा कौन सी? अपनी पादप विज्ञान की, जिसके जन्मदाता कौन है? अपने थियोफ्रैक्टस है, जो कि अरस्तु के एक शिष्य थे। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटोरियम, जिसमें इन्होंने पादप जगत के बारे में वर्गीकृत किया है। वहीं अगर भारत में बात करें तो भारत में पादप विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो विलियम रॉक्सबर्ग को माना जाता है। तो अपन ने देखिए शाखा के बारे में। तो अपनी बायोलॉजी कितनी शाखा है? 2 शाखा है। पहली कौन सी? अपनी जंतु विज्ञान। सेकंड कौन सी? अपनी पादप या फिर वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? कौन है? अरस्तु। और पादप विज्ञान का कौन है? थियोफ्रैक्टस। अरस्तु की बुक का नाम क्या है? अपने जंतु इतिहास। जबकि थियोफ्रैक्टस की बुक का नाम क्या है? अपना हिस्टोरिया प्लांटोरियम। इतना कंप्लीट करने के बाद अपन आगे देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसके आधार पर अपन बोल सकते हैं कि इनमें जीवन पाया जाता है, या फिर जीवन होने के लिए कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। तो सबसे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लक्षण कौन सा है? कोशिका से निर्मित। मतलब जो भी अपने जीव होंगे उनका सबसे पहला लक्षण क्या होगा? उनका जो शरीर होगा वो कोशिकाओं से निर्मित होना चाहिए। अब कोशिका भी एक कोश की होता है और बहुकोश की भी होते हैं। इसके बाद सेकंड जो है उनमें क्या होना चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। मतलब उनके शरीर का आकार क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। जैसे इसमें परंतु निर्जीव भी होते हैं कभी कभी और सजीव, दोनों में यह गुण पाया जाता है। इसी कारण मैन फैक्टर के रूप में अपन वृद्धि को नहीं शामिल करते। फिर भी अपन बोलते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक लक्षण क्या होता है? अपना वृद्धि होता है। इसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट अगला क्या है? अपना ऊर्जा की आवश्यकता। मतलब जो अपने जीव होते हैं उनमें जीवन के लक्षण के लिए, उनको जीवन जीने के लिए उनको काय की आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसके बाद आगे क्या है? प्रजनन की क्षमता। मतलब जीवन के एक और लक्षण क्या होता है? उनमें काय की क्षमता होती है? प्रजनन की क्षमता होती है। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं गति की, मतलब मोशन की। एक मोशन आता है और एक क्या आता है? अपना प्रचलन आता है। मोशन और प्रचलन में क्या फर्क होता है तो समझते हैं। जो मोशन है वो शरीर के अंदर पानी हो गया, भोजन हो गया और भी जो बहुत सारे अपने मिनरल्स वगैरह होते हैं उनको परिवहन का काम करता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। जबकि जो प्रचलन होते हैं उसमें जीव जो खुद होते हैं
वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, परंतु इसमें भी कुछ अपवाद है। जैसे पादप हो गया, जो पादप होता हो गया उनमें जीवन भी पाया जाता है। कैसे? क्योंकि उनमें कोशिका से निर्मित भी होता है, उनमें वृद्धि भी होती है, उनमें प्रजनन की क्षमता भी पाई जाती है, परंतु वो प्रचलन का क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल नहीं सकते हैं। वैसे ही क्या होता है? कवक होता है। और वैसे ही संघ पूरीफेरा के जो सदस्य होते हैं, जो भी इनके अंतर्गत जीव आते हैं, वो भी इसके अपवाद के रूप में आते हैं। पर आगे देखते हैं, अगला जो लक्षण होता है क्या? वातावरण का प्रभाव। मतलब जो जीवन होता है, मतलब जीवन के जो लक्षण होते हैं वो वातावरण से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार का वातावरण होगा उसके अकॉर्डिंग जीवन होगा, मतलब जंतु का विकास होगा। इसी की अब आगे अपन बात करते हैं। तो जीवन के इतिहास को देखते हुए कुछ ऐसे सिद्धांत है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे पहला क्या हो गया? लैमार्कवाद, जिसका प्रतिपादक कौन है? अपना लैमार्क है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? इनका विषय क्या रहा अपने सिद्धांत में? जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में इन्होंने बात की है। कौन सी पुस्तक में बात की? तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? फिलोसॉफी जियोलॉजिक। क्या नाम है इनका? फिलोसॉफिक जियोलॉजिक। इसके बाद अपन बात करते हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत में सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रभाव के बारे में बात की है। मतलब क्या हुआ कि जो जीव होते हैं, जो जीव है उनका उनका बोलना चाहिए जीवन जैसे जैसे बढ़ता है उनमें जो वातावरण होता है उनका प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। कैसे? जैसे अपन मान लेते हैं, जैसे अपने इंडिया में कितने प्रकार के लोग हैं? 2 प्रकार के हैं, जो कि अपने साउथ में अलग होते हैं और नॉर्थ में अलग होते हैं। मतलब साउथ के लोग होते हैं वो अपेक्षाकृत हल्के से क्या होते हैं? काले होते हैं, जबकि नॉर्थ के हल्के से गोरे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो साउथ के जो क्षेत्र वाला अपना एरिया है वहाँ पर सूर्य बहुत ज़्यादा होता है, जबकि मतलब सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, जबकि उत्तर वाले क्षेत्र में बहुत कम होता है। इसीलिए लेमार्क का पहला विषय यही रहा कि जो जीव होते हैं उनमें वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है और उनके अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं। इसके बाद उन्होंने बात की आगे अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता के बारे में। मतलब अगर जो जीव होते हैं वो जिस अंग का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं उसका विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिनका नहीं करते उनका विकास कम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन काय की बात कर सकते हैं? अपन जिराफ की। जिराफ होता है उसका अधिकतम जो खाने वाला काम होता है वो उसकी गर्दन के द्वारा होता है। इसी कारण जिराफ की जो गर्दन होती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है? लंबी होती है। इसके बाद उन्होंने आगे बात किया क्या? उपार्जित गुणों की वंशानुगति। मतलब जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं। मतलब अपने आने वाले जो उनके बच्चे होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं? वो ट्रांसफर होते रहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अगला जो सिद्धांत है वो क्या है? डार्विन वाद का सिद्धांत। जिसको किसने प्रतिपादित किया? तो अपने चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो 20वीं सदी का डार्विन बोला जाता है उसको किसको बोला जाता है? एर्नेस्ट मेयर को। एर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन बोला जाता है। वहीं इनके विषय की बात करते हैं अपन, डार्विनवाद के सिद्धांत के विषय का बात किया था प्रकृति वर्ण का सिद्धांत। कौन सा विषय था इनका? प्रकृति वर्ण का सिद्धांत। इसमें इन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक में प्रकाशित किया है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में डार्विनवाद का सिद्धांत प्रतिपादित है, जिसका विषय क्या है? प्रकृति वर्ण का सिद्धांत। इसके बाद आगे देखते हैं इन्होंने सिद्धांत के बारे में क्या बताया है कि जो जीव होते हैं वो वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हैं? ढाल लेते हैं। जैसे अपन ने जो लेमार्कवाद रहा उसके प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत पढ़े थे, सेम जो सिद्धांत है वो भी किसका है? डार्विनवाद का सिद्धांत है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन अगला सिद्धांत क्या आता है? नव डार्विनवाद का सिद्धांत आता है। नव डार्विनवाद सिद्धांत है क्या? इसमें बताया जाता है जीन होते हैं उनमें परिवर्तन स्वरूप नए जीवन की क्या होती है? नए जीवों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इसके बाद आगे देखते हैं अगर जीनों में परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? उत्परिवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्परिवर्तन बोला जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या? उत्परिवर्तन वाद के बारे में। इसका प्रतिपादक कौन है? हांगो डी ब्राइज है। हांगो डी ब्राइज है। इसमें क्या बोला जाता है कि जो उत्परिवर्तन है, उत्परिवर्तन क्या होगा कि जो जीनों में परिवर्तन होते हैं और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो अन्य जीव की उत्पत्ति होती है उसको क्या बोला जाता है? उत्परिवर्तन बोला जाता है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत उसने प्रतिपादित किया है। इसमें भी क्या होता है? जो उत्परिवर्तन से स्वरूप जो पहला जीव होता है, मतलब उत्परिवर्तन मतलब क्या हुआ कि जीनों में परिवर्तन स्वरूप जो एक नए जीव की उत्पत्ति होती है उसका जो पहला सदस्य होता है उसको क्या बोला जाता है? उत्परिवर्तन बोला जाता है। तो आज अपन ने क्या कंप्लीट किया? तो आज अपन बायोलॉजी में पहले क्या कंप्लीट किए? बायोलॉजी के परिचय के बारे में। बायोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है? तो पहला किया अपना बायोस, दूसरा क्या है? लोगोस। ठीक है।
बायोस में बायो की मीनिंग क्या होती है? जीव या फिर जीवन। और लोगोस का मीनिंग क्या होती है? अध्ययन। अगर पूरा देखें तो बायोलॉजी की मीनिंग क्या होगी? जीवन का अध्ययन। इसके जन्मदाता कौन है? अरस्तु। जबकि भारत में इसके जन्मदाता कौन है? SR कश्यप है। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर रहे थे क्या, बायोलॉजी की कितनी शाखा है? 2। पहला क्या अपना जंतु विज्ञान, सेकंड क्या अपनी पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। पादप विज्ञान के कौन है? थियोफ्रैक्टस। अरस्तु की बुक का नाम क्या है? जंतु इतिहास। जबकि थियोफ्रैक्टस की बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटोरियम। इसके बाद अपन ने क्या देखे? जीवन के लक्षण देखे, मतलब कौन कौन से जीवन के लक्षण होते हैं। तो पहले अपन ने बात किया कि जो जीव होते हैं उनका शरीर जो होता है वो कोशिका से निर्मित होता है। फिर अपन ने बात की कि जीवों में क्या होती है? वृद्धि होती है। फिर अपन ने क्या किया? उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर अपन ने क्या देखा? प्रजनन की क्षमता होती है। फिर आगे क्या देखा अपन? उनमें गति होती है। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा? उनमें प्रचलन होता है। फिर लास्ट में अपन ने क्या देखा? उनमें वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। वहीं आगे देखते अपन ने क्या देखा? फिर जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में बात की। तो पहला क्या था? अपने लेमार्कवाद रहा। तो प्रतिपादक कौन थे? अपने लेमार्क थे। कौन सी पुस्तक में लिखा इन्होंने? फिलोसॉफी जियोलॉजिक। और इनका विषय क्या था? अपना जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत था। इसके बाद अपन ने देखे क्या? डार्विनवाद के बारे में बात किया। इसका प्रतिपादक कौन था? अपना चार्ल्स डार्विन थे। इसके बाद अपन ने क्या देखा? इनका विषय क्या था? प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत था। इनकी कौन सी पुस्तक में इस सिद्धांत के बारे में वर्णन है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसका वर्णन है। इसके बाद क्या है? डार्विनवाद। डार्विनवाद सिद्धांत क्या बोलता है? कि जीनों में परिवर्तन के स्वरूप जो नए जीवों की उत्पत्ति होती है उसके विषय को बताता है। इस पर फिर उत्परिवर्तनवाद देखिए अपन ने, जिसका प्रतिपादक कौन है? अपने आंगोजी ब्राइज है। इसके बाद अपन ने क्या देखी? उत्परिवर्तक के बारे में बात करें, मतलब जीनों में परिवर्तन के स्वरूप जो नए नए जीव की उत्पत्ति होती है और उसका जो पहला सदस्य होता है उसको क्या बोला जाता है? उत्परिवर्तक बोला जाता है। इसके बाद आने वाली वीडियो में अपन वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, मतलब जीवों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया, इसमें किसका कितना ज़्यादा योगदान था। अरस्तु यहाँ पर कहाँ थे? हिप्पोक्रेटस कहाँ थे? और कैलस लिनियस का स्थान कहाँ आता है? इसके बारे में अपन बात करेंगे। धन्यवाद।